कषाय उपरुता स्नेह ततः श्राद्धः यथाविधि। यानी कि पहले जो अभ्यंग वगैरह किया था उसको अब आपको जो है वो स्नान करके निकाल देना है, और वो जो ऑयल है उसे एक्सटेंशन यानी कि कषाय रस से जो है वो धो देना है। फिर लेप एंड धूप। तो अभी ठंडियों का सीज़न चल रहा है, तो उसमें क्या लेप करेंगे, क्या धूप करेंगे। तो कुमकुमेन सदर्पेण प्रदिग्ध अगुरु धूपिता, यानी कि कुमकुम यानी कि केसर, दर्प यानी कि कस्तूरी जो कि बहुत सुगंधी होती है, जो कि हिरण के नाभि से निकलती है। तो ऐसी सब चीज़ों को जो है वो आपको क्या करना है, शरीर पे लगाना है, और बॉडी को जो है वो अगुरु के धूप में एक्सपोज करना है। तो आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि राजा महाराजा जो होते थे वो अपने शरीर के आसपास में धूपन करते थे, या जो औषधियाँ होती थी वो किसी न किसी बाउल में वगैरह जल रही होती थी, और उसका फ्यूम्स राजा के शरीर को लग रहा होता था। तो ये बेसिकली लेप और धूप है, जो कि अभी ये प्रैक्टिस कोई करता नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा होता था। और इसका बेसिकली रीज़न ये था कि फॉर द फीलिंग ऑफ ऑस्पिशियस, यानी कि बहुत अच्छा फीलिंग आता है इससे, और इससे जो है वो सुगंधी आती है, सुगंध आपके बॉडी से बाहर निकलता है, क्योंकि उस ज़माने में आई थिंक डिओड्रेंट्स का सुविधा नहीं था, तो इसीलिए ये एक तरीका था। अभी ठंडियों का सीज़न चल रहा है, तो फूड हैबिट्स क्या होंगे। तो रसान स्निग्धान फलम पुष्टम गौढ़म अच्छा सुरा सुराम। तो रसान स्निग्धान फलम पुष्टम गौड़म। तो मीट सूप मिक्सड विथ फैट्स, मीट ऑफ फ्लैटेंड एनिमल्स, वाइन प्रिपेयर्ड विथ जैगरी। रसान का यहाँ पे जो है वो मांस रस लेना है, और वो भी कैसा, स्निग्ध, यानी कि उसमें स्निग्ध यानी कि जो स्नेह भाग जो होता है वो मिला हुआ होना चाहिए। तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ घी या फैट्स वगैरह जो है उसको मिक्स करना है। और जो फैट आप यूज़ करोगे, या जो मांस रस आप या जो मांस आप यूज़ करोगे, वो किसका होना चाहिए, फैटेंड पलम पुष्टम, यानी कि जो एनिमल आप यूज़ करोगे सेक्रीफाइस के लिए वो कैसा होना चाहिए, वेल नरिश्ड होना चाहिए, या वेल नरिश्ड एनिमल्स का ही जो है वो यहाँ पे मांस लेना है। अच्छा सुराम सुराम, यानी कि वाइन प्रिपेयर्ड विथ जैगरी, जैगरी यानी कि गुड़। तो गौडम लिखा है यहाँ पे, तो गुड़ से बनी हुई जो वाइन होती है आपको वो लेनी है यहाँ पे। सुरा लेनी है बेसिकली। और सुरा में भी सुराम, जो ऊपर का जो लघु भाग जो होता है सुरा का, जो ऊपर ऊपर जमा होता है, उसे ही लेना है। तो ये सब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तो जो शीत ऋतु में आपका डाइजेस्टिव फायर जो इतना एकदम प्रॉपरली अच्छे से बन रहा है, प्रॉपरली जो है वो सारे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट हो रहे हैं। तो वो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होंगे तो डेफिनेटली अगर आप अच्छा खाओगे तो आपका बॉडी क्या होगा, अच्छा बनेगा। अगर आप उस टाइम पे भी पोहा, कुरमुरा, ऐसी सब चीज़ें खाओगे तो डेफिनेटली आपका बॉडी वेट गेन करेगा, क्या नहीं करेगा। अगर फैट्स प्रॉपरली ठंडियों में जमा नहीं हुए तो फिर बाद में अपने पास इतनी ताकत नहीं बचेगी कि हम फैट्स जैसी चीज़ों को पचा सकें। तो इसीलिए जब जिस वक्त जो चीज़ हो जाए उसी वक्त बॉडी को वो चीज़ मिल जाए तो काम हो जाएगा। नहीं तो फिर बाद में वापस 1 साल तक आपको वेट करना है, क्योंकि वापस वो मौसम 1 साल बाद ही आएगा। फिर गोधूम पिष्ट मास इक्षु क्षीर उत्थ विकृति शुभा नवम अन्न वसाम तेलम। यानी कि ये जो फूड हैबिट्स है इसमें वापस फूड हैबिट वो बता रहे हैं कि गोधूम यानी कि वीट, पिष्ट यानी कि ब्लैक ग्राम। तो गोधूम पिष्ट यानी कि फ्लोर ऑफ व्हीट, यानी कि आटा जो है वो गेहूं का आटा। फिर माश यानी कि ब्लैक ग्राम आपको लेना है। इक्षु यानी कि शुगर केन। क्षीर यानी कि दूध या दूध से बने पदार्थ जो होते हैं। फिर फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रेशली हार्वेस्टेड कॉर्न। नव अन्न लेना है। और वसा यानी कि जो फैट होता है। तेल यानी कि जो एडिबल ऑयल्स है। ये सब चीज़ें आपको किस में लेनी है, इस ऋतु में, जो ठंडियों की ऋतु चालू होती है उसमें लेनी, उसमें आपको ये सब चीज़ें लेनी है। हेमंत ऋतुचर्या में ये सब लेने से ऐसा फूड क्यों हमें खाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो बहुत देर से पचती है,
और इससे बचने के लिए डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छा चाहिए। अगर आपका डाइजेस्टिव फायर वीक है और आपने ये सब चीज़ें खाई तो बहुत देर तक पचती नहीं है, फिर आपको बहुत समय तक भूख नहीं लगती। इसीलिए जब मौसम की वजह से ही आपका डाइजेशन एक बूस्टेड मोड में है, तो आप अगर ये सब चीज़ें खाएंगे तो डेफिनेटली आपको भूख भी जल्दी से नहीं लगेगी, और ये सारी चीज़ें जो है वो न्यूट्रिशियस भी है। फिर बॉल हैबिट कैसा होना चाहिए? शौच कार्य सुख उदकम। ठंडियों में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि जो शौच कार्य के लिए पानी लिया जाता है वो बहुत ठंडा होता है। तो अगर ऐसे ठंडे पानी को अगर हम यूज़ करेंगे तो आपको पता होगा कि गुद भाग जो है वो मर्म का भाग है। तो अगर मर्म का भाग को अगर क्षति होगी किसी प्रकार का, अगर वहाँ चिल्ड फ्रीजिंग वाटर अगर आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ तकलीफ़ होने वाली है। इसलिए आपको यहाँ सुख उदकम यानी कि प्रॉपर सब टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है वही टेम्परेचर का आपको यहाँ पानी लेना है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा ऐसे। फिर स्लीप हैबिट्स में आपको कैसे सोना है ये भी बता रहे हैं। प्रावर अजीन कौशेय प्रवेणी कौच वास्तुतम उष्ण स्वभावे लघु भी प्रावृत शयनम भजे। तो आपको जो बेसिकली जो सोने की जो पद्धति है वो उष्ण स्वभावे लघु भी, इस प्रकार का जो है वो आपको यहाँ पे रूल फॉलो करना है। तो थिक शीट ऑफ कॉटन लेदर, तो यहाँ पे प्रावर यानी कि कॉटन, अजीना यानी कि लेदर, कौशेय यानी कि सिल्क, और प्रवेणी यानी कि वूल, या फिर बाद में कौच वास्तुतम यानी कि बाक ऑफ ट्रीज वगैरह जो है जो लाइट इन वेट रहते हैं। और इन सभी को जो है वो आपको स्वभाव से जो उष्ण होते हैं यानी कि जिसको ओढ़ने के बाद में आपको उष्णता का अनुभव हो, तो इस प्रकार की चीज़ें जो हीट को ट्रैप कर सके, इस प्रकार की चीज़ें आपको लेनी है, जिससे क्या हो जाएगा, जो वज़न में हल्की हो लेकिन स्वभाव से उष्ण हो। तो इस तरह की चीज़ों को लेके आपको जो है वो सोने की स्लीप हैबिट्स डालनी है। अगर आप नॉर्मल तरीके से सोने की कोशिश करोगे ठंडियों में तो आपको रात को ठंडी लगेगी, आपकी नींद टूट जाएगी। सीजनल हैबिट्स, तो युक्त्या अर्क किरणान स्वेदः पादत्राणम च सर्वदा। दो चीज़ें उन्होंने बोली कि ठंडियों में दो सीजनल हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले युक्त्या अर्क, अर्क यानी कि सूर्य, किरणान स्वेदम, किरणान यानी कि जो सूर्य की किरणें होती है उसका स्वेद करना है, यानी कि उसको उसके अंदर बैठना है, धूप के अंदर जाके बैठना है। और पाद त्राणम च सर्वदा, और पाँव में हमेशा चप्पल होने चाहिए। तो ठंडियों में अक्सर ये चीज़ें बोली गई है, क्यों? क्योंकि ठंडियों में अक्सर आप देखोगे आपके एक्सट्रीमिटीज़ जो होते हैं, हाथ पाँव जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पे सेंसेशन कम रहता है। तो अगर कभी कांटा वगैरह आपके पाँव में घुस गया तो आपको वो पता नहीं चलेगा, और वहाँ पे गैंग्रीन भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको हमेशा वहाँ पे क्या करना है, पादत्राण लगाना है, और हो सके उतना सूर्य की धूप में बैठना है। फिर नेक्स्ट वो बता रहे हैं, पिवर उरुस्तन श्रोण्य समदा प्रमदा प्रिया हरति शीतम उष्णांगाय धूप कुमकुम यौवने। डेफिनेटली जो लोग यंग एज में है वो इस बात को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि जो वुमेंस जो होते हैं जिनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप्ड होते हैं, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं, यूथफुलनेस उनके अंदर होता है, तो बाय वर्च्यू ऑफ अट्रैक्शन यानी कि उनको देखने से ही जो है वो सर्दियाँ कम हो जाती हैं या अपने को गर्मी लगने लगती है। तो ये डेफिनेटली बायोलॉजी है। ऑपोजिट जो सेक्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एंड्रोजन्स रिलीज़ होते हैं, और एंड्रोजन हॉर्मोन्स के रिलीज़ होने की वजह से आपको जो है वो ये इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये भी एक तरीका है कि अगर आपको ज़्यादा ही ठंडी लग रही है तो आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट जो श्लोक है वो अंगार ताप संतप्त गर्भभूवेशम चारिण शीत पारुष्य जनितो न दोषो जातो जायते। यानी कि अंगार, अंगार यानी कि क्या, जो आपका हाउस है वो उसके अंदर अंगार ताप, जैसे कि आपने अमिताभ बच्चन को अक्सर देखा होगा कि वो एक बहुत बड़े से जलते हुए फायरवॉल के पास में बैठते हैं। तो वैसे ही आपके घर में भी एक फायरवॉल होना चाहिए जहाँ पे कॉन्स्टेंटली आग जो है वो लग रही है, खास करके ठंडियों में। फिर बाद में आप इनर मोस्ट, या तो फिर बाद में जो कमरा आपका जो है वो गर्भभू, एक गर्भ जैसा होना चाहिए, यानी कि एक कमरे के बाद में दूसरा कमरा जहाँ पे डायरेक्टली जो है वो ठंडी हवा नहीं आ रही है, तो जिसकी वजह से वो कमरा गर्म रहे। या फिर बाद में भू यानी कि पृथ्वी के अंदर अंडरग्राउंड रूम होने चाहिए
वेशमचारिणा। तो इससे क्या होगा, शीत पारुष्य जनितो न दोषो जातु जायते, कि शीत और पारुष्य यानी कि ठंडी और रुक्षता के कारण जो भी आपको बीमारियां होने वाली है ठंडी के सीज़न में, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। न दोषो जातु जायन्ते, तो ये बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर है ठंडियों में। तो इंडिया में तो लगभग सभी लोग इस तरह का पालन करते ही हैं। सभी के जो घर होते हैं वो अभी तो सीमेंटेड है, इसलिए कोई टेंशन की बात होती नहीं है। और अंडरग्राउंड चेम्बर्स भी अब तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो सीमेंटेड दीवारें होती है वही इतनी झाड़ी होती है कि अंडरग्राउंड चेम्बर जैसा ही होता है। सो बेसिकली ये उस समय की बात है जब वाघभट संहिता लिखी जाती थी, क्योंकि उस समय सीमेंटेड घर नहीं बनते थे, खाली राजा महाराजाओं के पत्थरों के महल होते थे। तो इसलिए ये शायद उन्होंने ठंडियों से बचने के लिए अपने को निर्देश यहाँ पे किया है। फिर नेक्स्ट, अयम एव विधि कार्य शिशिरे अपि विशेषता, ये इम्पोर्टेंट है कि अयम एव विधि कार्य, कि ये जो विधि इन्होंने ऊपर हेमंत ऋतुचर्या के लिए बताई है वही शिशिर अपि विशेषता, शिशिर में भी विशेष करके यही यूज़ करनी है। लेकिन तदा ही शीतम अधिकम रोक्षम च आदान कालजम, लेकिन उसमें जो शिशिर ऋतु होती है वो उसमें क्या होता है कि शीत जो होती है वो अधिकता से गिरती है और रुक्षता जो होती है वो और अधिक बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपको जो है वो ये जो चीज़ें जो ऊपर विधि बताई है वो बहुत विशेष रूप से करनी है, यानी कि अच्छे तरीके से करनी है, जिससे आप इस सीज़न से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, पैथोफिजियोलॉजी जो है उससे बच सको। इसके बाद में आप देखोगे वसंत ऋतु आता है। वसंत ऋतु ठंडी ऋतु के जस्ट बाद चालू होता है, और वसंत ऋतु जो होता है उसकी पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट श्लोक में एक्सप्लेन की है। कफशः चित्तो हि शिशिरे वसंत अर्काशु तापितः हत्वाग्निं कुरुते रोगान अतसा तम त्वरया त्यजेत, यानी कि कफशः चित्तो ही शिशिरे, के कफ जो होता है वो शिशिर ऋतु में बढ़ता है, और वसंत ऋतु में अर्कशु तापित है, और वसंत ऋतु में अर्क यानी कि सूर्य के तापित है यानी कि ताप की वजह से हत्वाग्निम कुरुते रोगान, जो आपके शरीर के अंदर का कफ होता है वही आपके शरीर के हत्वा अग्नि, अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर को हत्वा यानी कि कम कर देता है, जिसकी वजह से रोग अलग अलग प्रकार से उत्पन्न हो जाते हैं। अतसा तम त्वरया त्यजेत, इसलिए उस चीज़ का जल्दी से जल्दी, यानी कि वो जो कफ है जो आपके शरीर के अंदर आपने शिशिर और हेमंत ऋतु में जमा किया है उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकालिए, क्योंकि अगर वो आपके शरीर में रह जाएगा तो आपके जो डाइजेस्टिव फायर है उसे कम कर देगा और आपको रोग होने लगेंगे। तो ये बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपने सूत्रस्थान के पहले चैप्टर में देखा होगा तो वहाँ पर ने कफ के गुण धर्म पढ़े थे। तो कफ के जो गुण धर्म है, ऐसे गुण धर्म अगर शरीर के अंदर रहेंगे या शरीर के अंदर उनकी वृद्धि रहेगी, आपने हेमंत शिशिर ऋतुचर्या फॉलो किए तो डेफिनेटली आपके शरीर के अंदर कफ का संचय रहेगा, उन गुणों का संचय रहेगा। तो अगर ऐसे में बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ता है, क्योंकि वसंत ऋतु में डेफिनेटली जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता ही है, तो इसलिए बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका आपने जो कफ के जो गुणधर्म लिए हैं या आपके बॉडी के अंदर जो कफ के गुणधर्म हैं वो और बढ़ेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज़ को हीट करोगे तो डेफिनेटली वो सबसे पहले सिक्रीशंस चालू करेंगे। तो जैसे ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, सिक्रीशंस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो जो है वो और एडअप करेंगे, और जब और एडअप होगा तो कफ का प्रकोप होगा और आपका डाइजेस्टिव एक्टिविटी जो है वो वीक हो जाएगा। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए सबसे पहले तो क्या करना है, तीक्ष्णैर वमनम नस्याद्यर लघु रुक्षश्च भोजने, तो सबसे पहले तीक्ष्ण वमन करना है। तीक्ष्ण वमन यानी कि स्ट्रॉन्ग एमेसिस। तो वमन आयुर्वेद में एक पद्धति है जिसमें हम मेडिकेटेड मेडिसिन जो है वो खिलाते हैं और उल्टियाँ करवाते हैं, जिससे जो कफ के गुणधर्म वाला जो म्यूकस है वो बाहर निकल जाता है और उसी के साथ कफ के गुणधर्म भी कम हो जाते हैं। थोड़ा सा बॉडी डिहाइड्रेट भी हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा क्लेद निकल जाता है और कफ के गुणधर्म शरीर से कम हो जाते हैं। फिर नस्याद्यर यानी कि नस्य देना है, वो भी कफर द्रव्यों से उसको मेडिकेट करके फिर बाद में वो नस्य आपको यूज़ करना है। लघु रुक्षश्च भोजने, भोजन यानी कि खाने में, फूड हैबिट्स में आपको लघु और रुक्ष ऐसा भोजन करना है। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आप वसंत और अपना शिशिर ऋतु में और हेमंत ऋतु में
स्निग्ध भोजन कर रहे थे, गुरु भोजन कर रहे थे, और अचानक से ही आपको लघु और रुक्ष भोजन करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अक्सर वसंत ऋतु में बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन आपको जैसे ही वो ऋतु संधि चालू होती है, उस समय आपको लघु भोजन और रुक्ष भोजन चालू कर देना है, जो कि फैट फ्री रहे, मॉइस्चर फ्री रहे। तो यहाँ पे अब आपको कुरमुरे वगैरह आप चालू कर सकते हो। फिर व्यायाम करना है, उद्वर्तन करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, मसाज करनी है। वहाँ पे था कि आपको तेल से मसाज करना है, यहाँ पे ऐसा है कि आपको उद्वर्तन यानी कि प्लेन वृक्ष चूर्ण लेना है, उस चूर्ण को शरीर के ऊपर लगाना है, ताकि क्या हो सके, फैट जो है वो बर्न हो सके। अगर आपने ये सब नहीं किया तो आपको कफज व्याधियाँ होंगी, या कफ के बढ़ने से जो जो बीमारियाँ बताई गई हैं वो सब होंगी। और अगर आपको उससे प्रिवेंट करना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। तो उसमें जो नेक्स्ट है, स्नातो अनुलिप्त कर्पूर चंदनादि चंदन अगरु अगुरु कुमकुमे, यानी कि अगर ऊपर की सारी विधियाँ हो गई हैं, अगर कफ शरीर से बाहर निकल गया तो फिर आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अपने शरीर पे लगानी है, अच्छे से स्नान करना है। तो उसमें डेफिनेटली कर्पूर चंदन अगुरु कुमकुम ये सारी चीज़ें जो कि एज ए डिओड्रेंट या एज ए सेंट काम करती है, वो आपको यूज़ करना है। और फिर बाद में पुराण यव गोधूम क्षौद्र जांगल शूल्य भूक। तो फूड हैबिट में आपको जो है वो पुराने अन्न यूज़ करने हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जो है वो आपका शरीर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। वसंत ऋतु में आप वमन करते हैं तो उससे कफ पूरा बाहर निकल जाता है। तो इसलिए आपको नई नई चीज़ें या नया नया अन्न यूज़ नहीं करना है, जो कि खाने में या डाइजेशन में बहुत टाइम लगाता है। आपको ऐसा ही खाना खाना है जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। तो डेफ़िनेटली पुराने जो चावल होते हैं या पुराने जो यव होते हैं वो बहुत जल्दी से पच जाते हैं, इसलिए उसको पुराना लेना है। तो पुराण यव गोधूम क्षौद्र, क्षौद्र यानी कि हनी, यानी कि शहद भी आपको पुराना लेना है। मीट ऑफ एनिमल्स ऑफ डेजर्ट लाइक लैंड। तो जो जंगल प्रदेश के जो जंगली जानवर होते हैं उनका अगर मांस है तो मांस आप ले सकते हैं, जो कि आपको फायर में रोस्ट करके फिर ही लेना है। फिर सहकार रसोन मिश्रान आस्वाद्य प्रिया प्रियया पितान। फिर प्रियस्य संग सुरभिन प्रिया नेत्रोत्पलांकितान, यानी कि डेफिनेटली आपको जो है वो सहकार रस यानी कि मैंगो जूस आपको जो है वो लेना है। और उसके अंदर आपको फ्रेगनेंस जो भी आपको पसंद हो वो आपको उसमें मिक्स करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रिया अर्पितान यानी कि आपके साथ जो आपके सहकार यानी कि जो आपके फ्रेंड्स रहेंगे उनके साथ बैठ के आपको ये मैंगो जूस वगैरह जो है या ऐसे जो फूड हैबिट्स है वो करने हैं। और उसके बाद में प्रियस्य संग यानी कि जो आपके चाहने वाले लोग हैं उनके साथ में बैठ के आपको सुरभि प्रिया नेत्रोत्पलांकितान यानी कि जो भी फीमेल बेटर हाफ आपकी है उसके साथ में बैठ के आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो बेसिकली ये एक पोएटिक लैंग्वेज है। तो पोएटिक लैंग्वेज में यहाँ पे वाग्भट जी ने थोड़ा सा पोएटिक इन्फ्लुएंस डालने का कोशिश किया है। फिर सौमनस्य कृतो हृदयान वयस्यो सहित पिबेत निर्गदान आसवरिष्टो सिधु मार्द्विक माधवान, यानी कि यहाँ पे जो है वो आपको डेफिनेटली आसवरिष्ट पीने के लिए बोला जा रहा है। तो आसवरिष्ट कैसे होने चाहिए? तो निर्गदान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आसवरिष्ट पीना, यानी कि ऐसा नहीं कि आप ठंडियाँ पड़ रही हैं तो अल्कोहल पे अल्कोहल पिए जा रहे हो और फिर बाद में लीवर ख़राब हो जा रहा है। निर्गदान, निर्गद यानी कि वो आसावरिष्ट पीने से आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए या आपके हेल्थ पे कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको आसावरिष्ट बनाने हैं, और वो भी बेसिकली किसके बनाने हैं? मृद्विका यानी कि फर्मेंटेड ग्रेप जूस। तो जो ग्रेप होता है, मृद्विका यानी कि जो ग्रेप होते हैं, जो काली मुनक्का होती है, उनका आपको सिद्धू बनाना है। माधवान यानी कि आपको हनी जो है उसको सड़ा के जो अल्कोहल बनती है वो यूज़ करना है। या फिर बाद में आप जो है वो सिद्धू यानी कि शुगर केन जूस या मोलासिस से जो अल्कोहल बनती है वो यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पे यूज़ करनी है।
वैसे बेसिकली अल्कोहल पीने को सबको नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे प्योर अल्कोहल पीने नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे आसव और अरिष्ट जो कि दवाई के रूप में होते हैं, उन्हें अगर ठंड ज़्यादा पड़ने की वजह से जो कफ आपके शरीर में जमा हुआ है, उसे उसका प्रतिकार करने के लिए उसके ऑपोजिट क्वालिटीज़ वाले जो द्रव्य होते हैं उनकी आसव अरिष्ट बना के यहाँ पे पीने के लिए बोला जा रहा है, ताकि जो बढ़ा हुआ कफ है वो आराम से कम हो जाए। फिर क्या करना चाहिए, जो बढ़ा हुआ कफ है उसे क्या लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए जिससे वो कम हो जाए। तो उसमें दक्षिणा अनिल शीतेषु परितो जलवाहिषु। तो दक्षिणा अनिल यानी कि एयर कमिंग फ्रॉम साउथ, तो साउथर्न साइड से जो एयर आ रहा है उसको आपको जो है वो लेना है। फिर परितो जलवाहिषु, जो नदी किनारे जो है वो आपको वहाँ पे आराम से बैठना है अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में। अदृष्ट नष्ट सूर्येषु, जो अदृष्ट सूर्य है यानी कि जो सूर्य जो है वो अदृष्ट है यानी कि थोड़ा सा कम ही दिख रहा है, नष्ट है यानी कि कभी कभी बादल आ रहे हैं तो थोड़ा सा दिख भी नहीं रहा है, तो ऐसा जो सूर्य है। फिर उस सूर्य के नीचे बैठ के मणिकुट्टिम कांतिषु, मणि वगैरह का धारण, जो महंगे महंगे मणि हमारे शास्त्रों में बताए हैं उनका धारण करना है। और वसंत ऋतु में इस तरीके से आपको बैठना है। परपृष्ठ विघट्टेषु काम का कर्मांत भूमिषु विचित्र पुष्प वृक्षेषु काननेषु सुगंधिषु। तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत पोएटिक है। वाग्भट जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से गार्डन में बैठना है। विचित्र पुष्प वृक्षेषु यानी कि विचित्र प्रकार के पुष्प, विचित्र प्रकार के वृक्ष जो है वो इनके साथ में समय बिताना है, उनकी सुगंध लेनी है। तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली इससे जो है वो कफ का प्रभाव जो है वो आपके बॉडी पे कम हो जाएगा। और अगर आप घर पे ही रहोगे तो डेफिनेटली आप सोते ही रहोगे, और अगर यदि आप ज़्यादा सोओगे तो कफ का जो गुणधर्म है वो बढ़ जाएगा। इसलिए अकबर जी यहाँ बोल रहे हैं कि आप घर के अंदर मत रहिए, घर के बाहर जितना हो सके खुले में रहिए, गार्डन वगैरह में अपना टाइम ज़्यादा बिताइए। और गोष्ठी कथा भी चित्रा भी मध्याह्न गमयेत सुखी। और इसी प्रकार जो बीच का टाइम है, जो मध्याह्न यानी कि जो दोपहर का समय है, वो आपको गोष्ठी कथा भी यानी कि तरह तरह की बातें, तरह तरह की कहानियाँ, चित्र भी यानी कि तरह तरह के जो मूवीज़ वगैरह, जो चित्रपट अपन जिसको बोलते हैं, वो आप देख के जो है वो दोपहर का समय निकाल सकते हैं। तो वसंत ऋतुचर्या कुछ इस प्रकार की है। फिर बाद में खाने में क्या लेना है, तो गुरु शीत दिवा स्वप्न स्निग्धाम्ल मधुरांश त्यजेत। ये चीज़ें आपको नहीं करनी। गुरु शीत, जो चीज़ें आप हेमंत और शिशिर ऋतुचर्या में कर रहे थे, जैसे कि गुरु शीत भोजन कर रहे थे, दिवा स्वप्न कर रहे थे, स्निग्धाम्ल मधुर रस का भोजन कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें अब आपको वसंत ऋतु में नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो क्या होगा, डेफिनेटली आप बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि कफ के गुणधर्म जो है वो बढ़ जाएंगे। और आपको कफ के गुणधर्म एक बार बढ़ गए तो उससे रिलेटेड जो व्याधियाँ हैं वो धातुओं में होने लगेगी। और आपका जो अग्नि है, जो पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे बताया है कि कफ बढ़ के आपकी जो डाइजेस्टिव फाइल उसको वीक कर देता है, वो होने लगेगा और फिर बाद में आपको वो बीमारियाँ होने लगेंगी।